हाँ जी, क्या चाल भैया सब कैसे सुनो। तो अब तक जो पढ़ाया वो रिवाइज कर लिया या फिर ऐसे ही आगे मुँह उठाते हो मजे लेने हैं? तुमने क्या पढ़ लिया था? हमने बाइंडिंग पढ़ ली कि हम कैसे टेंशन कैसे से बाइंडिंग को करेंगे। हमने पढ़ लिया कि प्रोटीन के अंदर सबयूनिट्स को कैसे पता करेंगे, और हमने पढ़ लिया कि प्रोटीन की स्ट्रक्चर कैसे पता कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मीने पॉलीमरेज स्ट्रक्चर कैसे पता करेंगे, हेलिकल की स्ट्रक्चर कैसे पता करेंगे। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली कि एक प्रोटीन पर्टिकुलर प्रोटीन की स्ट्रक्चर कैसे पता करेंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम पढ़ने वाले हैं बॉन्डिंग्स के बारे में कि अगर एक एटम अलग अलग बॉन्डिंग करके और मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है या फिर एक मॉलिक्यूल बॉन्ड्स बनाकर आगे फॉर्म कर रहा है, तो बॉन्ड्स कौन से हैं? तो आज पढ़ेंगे बॉन्डिंग क्या है, ऐसे कौन से बॉन्ड्स हैं जिनसे एटम्स आपस में मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर मैटर और फिर उससे सेल्स फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे कौन से बॉन्ड्स हैं? तो अगर हम बॉन्डिंग की बात करते हैं तो वैसे पढ़ेंगे बॉन्ड्स। बॉन्ड्स कौन से होते हैं? तो बॉन्ड जो है वो दो टाइप्स के हैं हमारे पास। पहला है कोवैलेंट बॉन्ड और दूसरा है नॉन कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब नॉन कोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड, अब कई बार क्या होता है कि बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि बुक में नाम देखा होगा एक पर्टिकुलर टाइप के बॉन्ड का और बच्चे पहचान नहीं पाते कि कौन सा बॉन्ड कोवैलेंट है कौन सा बॉन्ड नॉन कोवैलेंट है। तो नॉन कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो है पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक हाइड्रोजन हाइड्रोफोबिक और बॉन्ड बॉन्ड। ये जो चार बॉन्ड्स हैं ये बॉन्ड है नॉन कोवैलेंट बॉन्ड। अब जहां भी ये चारों बॉन्ड्स का जिक्र हो, जिस भी जगह जिस भी बुक के अंदर या फिर किसी भी रिएक्शन या फिर किसी भी टॉपिक के अंदर इन चार बॉन्ड का नाम आए तो ये होते हैं नॉन कोवैलेंट बॉन्ड। अब कोवैलेंट बॉन्ड कौन कौन से? कोवैलेंट बॉन्ड वो सारे के सारे बॉन्ड है, इन चारों को छोड़कर जितने भी बॉन्ड आएंगे वो सारे कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल ग्लाइकोसाइलिक बॉन्ड हो गया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डाइसल्फाइड बॉन्ड हो गया। तो ये जो सारे बॉन्ड्स हैं वो इन सब को छोड़ के अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक आ रहा है किसी जगह पर दैट मींस वो नॉन कोवैलेंट है। अगर कहीं आ रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंडेड है तो वो भी नॉन कोवैलेंट हो गया। अगर कहीं आ रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंडेड है तो नॉन कोवैलेंट हो गया। वॉन डेर वाल्स बॉन्ड लग रहा है तो भी नॉन कोवैलेंट हो गया। तो इनके अलावा अगर कोई भी बॉन्ड हमें दिखता है, चाहे डाइसल्फाइड हो, चाहे ग्लाइकोसाइलिक हो, चाहे कोई सा भी बॉन्ड हो, कोई सा भी नाम आ जाए, कोई ऐसा भी नाम आ जाए, अगर वो इन चारों के अलावा है वो कहलाएगा कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब सबसे पहले बढ़ते हैं कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पहला पॉइंट क्या है इसका? कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बनता है। दूसरा पॉइंट क्या है इसका? कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो हमेशा एटम्स के बीच में होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि कोवैलेंट बॉन्डिंग जो होगी वो हमेशा एटम्स के बीच में होगी। दैट मीन्स कार्बन कार्बन के साथ बना सकता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ बना सकता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ बना सकता है। ठीक है, तो एटम्स के बीच में होगी। अब नॉर्मल क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन उसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन है, इस ऑक्सीजन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन है। ये वाली ऑक्सीजन क्या करेगी? ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करेगी और ये वाली ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करेगी। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि एटम्स जो है उनके अंदर ऐसी दया भावना कहाँ से आ रही है? उनके अंदर ऐसा कैसे हो रहा है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं? आप लोग तो अपना खाना तक शेयर नहीं करते, तो ये लोग अपने इलेक्ट्रॉन क्या शेयर कर रहे हैं? मतलब वो चीज जो
इनको एटम फॉर्मेशन या फिर इनको बॉन्ड बनाना सबसे इम्पोर्टेंट है, उस इलेक्ट्रॉन को ये शेयर क्यों कर रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि ये उस इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं एक दूसरे को? ऐसा इसलिए होता है कि जब चाहे कोई भी एटम हो, हाँ ऐसा इसलिए होता है कि कोई भी एटम हो, उस एटम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए या फिर वो खुद को स्टेबल करने के लिए उसको अपने आउटर शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन का ऑक्टेट पूरा करना होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के पास क्या है, ये ऑक्सीजन है। इस ऑक्सीजन के पास में 2, 4 और 6, ठीक है। इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ताकि ये अपने आउटर शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कर सके, और जैसे ही इसके आउटर शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, और जब इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा तो इसकी स्टेबिलिटी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसने क्या बोला, ये आया संपर्क में एक और ऑक्सीजन के साथ। अब इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो इस वाले ऑक्सीजन ने इस वाले ऑक्सीजन को बोला कि देख भाई, तेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है। जब मेरा चांस आएगा कि मुझसे पूछा जाएगा कि तेरे 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ हैं, जब मेरी स्टेबिलिटी की बारी आएगी और मुझसे पूछा जाएगा कि तेरे 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ हैं, तो मैं तेरे 2 इलेक्ट्रॉन शो कर दूंगा कि ये रहे मेरे 8 इलेक्ट्रॉन, और जब तेरी बारी आएगी तो तू मेरे 2 इलेक्ट्रॉन ले लियो और शो कर दियो कि ये रहे मेरे 8 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और दोनों स्टेबल हो जाएंगे। आप भी तो करते होंगे ना सर, कि जब प्रोजेक्ट फाइल बनाने का या होमवर्क देना काम आया होगा तो साइड वाले की कॉपी चिपका दी, फिर जब उसका टर्न आया तो साइड वाले को दूसरे की कॉपी चिपका दी। इस तरीके से ये जो है ये रखते हैं कि अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं। अब क्या हुआ, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया और इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। ठीक है, इसके जो 8 इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, इसके भी हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन हो गए दोनों के पास, दोनों का ऑक्टेट पूरा होगा, दोनों स्टेबल हो गए। और जब दोनों स्टेबल हो गए तो इससे क्या बन गया, एक मॉलिक्यूल, इससे एक मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, और ये बन गया। तो इस तरीके से कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो ऑलवेज एंड ऑलवेज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज 2 एटम्स के बीच में बनेंगे। गॉट इट? अब कोवलेंट बॉन्ड के बारे में थोड़ा और जान लेंगे कि कोवलेंट बॉन्ड आखिर है क्या। कोवलेंट बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होते हैं। दैट मीन्स इतने स्ट्रॉन्ग है कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड जो है वो इतने स्ट्रॉन्ग है कि अगर आप उनको 1000 डिग्री सेल्सियस तक भी गर्म करोगे ना, आप सोचो 1000 डिग्री सेल्सियस, अगर आप उनको 1000 डिग्री सेल्सियस तक भी गर्म करोगे तब भी वो बॉन्ड नहीं टूटेंगे, तब भी वो बॉन्ड मेल्ट नहीं होंगे। इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड इज जस्ट लाइक मैग्नेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने शादी करनी, अगर आपने बिना देखे जाने पहचाने शादी करनी, तो अब आप वो बॉन्ड नहीं तोड़ सकते, अब आप कोवलेंट बॉन्ड में आ चुके हो। ठीक है, लेकिन अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आप आराम से उसको ब्रेक कर सकते हो, बस एक लाइन बोलनी है, यू डिजर्व बेटर, दैट्स इट। तो अगर आपने शादी करनी तो कोवलेंट बॉन्ड इज जस्ट लाइक मैरिज, तोड़े नहीं टूटता भाई, बहुत लफड़े होंगे, गर्मा गर्मी चलती रहेगी, आप कितनी हीट दे दो, 1000 डिग्री सेल्सियस तक भी आप अगर हीट दे दोगे तब भी वो बॉन्ड नहीं टूटेगा। तो शादी तोड़ने के लिए क्या चाहिए, शादी तोड़ने के लिए चाहिए तीसरा बंदा। अगर तीसरा इंसान उनकी लाइफ में आ जाए तो शादी टूट जाएगी। इसी तरीके से कोवलेंट बॉन्ड भी, कोवलेंट बॉन्ड को फॉर्मेशन हो या फिर ब्रेकिंग डाउन हो, मतलब अगर
कोवेलेंट बॉन्ड को बनाना हो या तोड़ना हो, हमेशा कोई ना कोई एंजाइम चाहिए होगा। कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए एंजाइम की जरूरत पड़ती है, चाहे वो बनाना हो चाहे तोड़ना हो। अगर कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ना भी है ना आपको, तो उसके लिए एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बिना तीसरे इंसान के या बिना एंजाइम के ना तो बनेगा ना टूटेगा। उसी तरीके से शादी में कितनी गर्मा गर्मी हो जाए, तो कोवेलेंट बॉन्ड इज लाइक ए मैरिज, जो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ये कभी नहीं टूटता। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे नॉन कोवेलेंट बॉन्ड से। सेकंड का हमारा नॉन कोवेलेंट बॉन्ड। अब नॉन कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे पास में फर्स्ट कौन सा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड जो होता है वो दो चार्ज मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। ठीक है, अब चार्ज मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं पॉजिटिव या नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्लस हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन माइनस हो गया, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड जो होता है वो हमेशा चार्ज मॉलिक्यूल्स को जोड़ता है। ठीक है, एक हो गया पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक का, ऑलवेज बॉन्ड बिटवीन चार्ज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या हो गया? दूसरा पॉइंट ये कि अगर एक पर्टिकुलर चार्ज मॉलिक्यूल्स किसी जगह प्रेजेंट है और उसके चारों तरफ अगर अपोजिट चार्ज मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो वो क्या होगा, हमेशा ही अपने अपोजिट चार्ज मॉलिक्यूल से सराउंडेड रहेगा या क्राउडेड रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज है, अब ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर भी लगेगा, इसके ऊपर भी लगेगा, इसके ऊपर भी लगेगा, इसके ऊपर भी लगेगा, इसके ऊपर भी लगेगा। ये पर्टिकुलर पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ भी हो, तो ये अट्रैक्शन फोर्स इसके ऊपर लगेगा। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड जो होते हैं उनके अंदर चार्ज मॉलिक्यूल surrounded by crowded by opposite charge molecule. Opposite charge molecule. Got it? अब तीसरा पॉइंट क्या होगा पॉजिटिव नेगेटिव में चार्ज लग रहा है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड इज लाइक क्रश, मतलब कितने भी हो सकते हैं। आप कोचिंग से निकले, कोचिंग में आपका अलग क्रश है, निकलते बाहर किसी को देखा, वहाँ आपका अलग क्रश हो गया। बस में चढ़ोगे, बस में चढ़ते किसी को देख लिया, वहाँ से आपका अलग क्रश हो गया। तो क्रश बदलते रहते हैं और बदलते रहने चाहिए, क्रश हमेशा बदलते रहने चाहिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड इज लाइक क्रश, और क्रश जो होता है वो अनलिमिटेड होता है, डिफरेंट होते हैं। आज इसको देखा ये क्रश, आज छोड़ो, एक मिनट पहले इसको देखा, एक मिनट बाद इसको देखा, एक मिनट बाद इसको देखा, क्रश बदलते रहेंगे। इस तरीके से चार इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड इज लाइक ए क्रश, दैट मीन्स इनफिनाइट इंटरेक्शन। मतलब इस पॉजिटिव चार्ज की चारों तरफ का कितने को नेगेटिव चार्ज हो और कितना ही दूर हो, अट्रैक्शन तो होगा, दैट मींस फोर्स तो लगेगा। तो दिस इज कॉल्ड एज इनफिनाइट इंटरेक्शन। मतलब कि अगर थोड़ा दूर है तो फोर्स कम लगेगा, पास में है तो ज़्यादा लगेगा, लेकिन इंटरेक्शन तो होगा, दैट्स कॉल्ड एज इनफिनाइट इंटरेक्शन। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है,
ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये दो टाइप के इंटरेक्शन शो कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ में कर रहा है अट्रैक्शन, और नेगेटिव नेगेटिव के साथ कर रहा है रिपल्सन। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आपका कोई क्रश है और आपके फ्रेंड का कोई क्रश है, तो आप अपने फ्रेंड को रिपेल करोगे, आप अपने फ्रेंड को दूर भगाओगे कि दूर भाग जा मेरे से, तो मेरा क्रश तो आपका क्रश बना रहा है यार, ऐसे कैसे हो सकता है? तो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आपस में रिपल्शन कर रहे हैं और पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन लग रहा है। गॉट इट? अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या पढ़ लिया? इलेक्ट्रोस्टैटिक जो था क्रश की तरह है, इन्फिनाइट होगा, अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन भी होगा, इन्फिनाइट मॉलिक्यूल होंगे, एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से क्राउडेड होगा। ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। अब 3 कंटेनर है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले के अंदर जो मीडियम है वो है एयर, दूसरे के अंदर हमने मीडियम रखा है ऑयल, और तीसरे के अंदर हमने मीडियम रखा है वाटर। तीनों के अंदर 4 मॉलिक्यूल्स रखे हैं, Q1 एंड Q2। इसके अंदर Q1 एंड Q2, Q1 एंड और इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो होगी R, इन दोनों के बीच की दूरी R और इन दोनों के बीच की दूरी R। ठीक है, अब जो A पार्टिकल है ठीक है, A जो मॉलिक्यूल है उसके ऊपर चार्ज है Q1 और B जो मॉलिक्यूल है उसके ऊपर चार्ज है Q2, और ये दोनों एक पर्टिकुलर दूरी के ऊपर डिस्प्लेस्ड है, ये दोनों एक पर्टिकुलर दूरी के ऊपर रखे हुए हैं। तीनों के अंदर, एक के अंदर वाटर भरा है, एक के अंदर ऑयल भरा है और एक के अंदर एयर भरी है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। फोर्स जो है यहाँ पर प्रोपोर्शनल होगा Q1 के। कैसे? जो पहला A पार्टिकल है उसके ऊपर जो चार्ज होगा, A पार्टिकल के ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही वो B को अपनी तरफ खींच पाएगा। दैट मींस Q1 चार्ज जितना ज़्यादा होगा Q2 वाले चार्ज को उतना अपनी तरफ खींच पाएगा। तो फोर्स क्या हो गया? Q1 के प्रोपोर्शनल हो गया। मतलब अगर Q1 के ऊपर चार्ज ज़्यादा है तो वो ज़्यादा फोर्स से तरफ खींचेगा, और अगर Q सेम Q2 के लिए है, अगर Q2 के ऊपर भी चार्ज ज़्यादा है तो वो Q1 को तेज या फिर ज़्यादा फोर्स से तरफ खींचेगा। तो फोर्स जो है Q2 के प्रोपोर्शनल हो गया। अब लेकिन इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो बढ़ा दी जाए। A मॉलिक्यूल B मॉलिक्यूल के पहले यहाँ पर है और अब जो फोर्स लग रहा है वो हमने कैलकुलेट कर दिया। अब धीरे धीरे की दूरी बढ़ा रहे हैं तो फोर्स में कमी आएगी, क्योंकि जितना पास में होगा अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा और जितना दूर होगा बॉन्ड उतना ही तेज लगेगा। तो इस तरीके से हमें क्या लगेगा कि जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है 1/r के, 1/r²। दैट मीन्स कि जितना ज़्यादा दूरी दोनों के बीच में होगी उतना ही फोर्स कम लगेगा। दैट मीन्स अगर r बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगी तो फोर्स कम होगा। ठीक है, अब इन चीज़ों को हम एक ही इक्वेशन में रखते हैं। तो F फोर्स प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिलेशन को हटाएंगे तो वो आएगा कांस्टेंट K Q1 Q2 अपॉन r²। K को अगर हम अच्छे से फॉर्म में रखते हैं तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। ये फॉर्मूला है एयर के अंदर फोर्स पता करने का। जब एयर के अंदर अगर हमें फोर्स पता करना है और हमें Q1 और Q2 का मान दे रखा है
और हमें बीच की दूरी दे रखी है, तो इजीली आराम से हम फोर्स पता कर सकते हैं एयर के अंदर कि ए मॉलिक्यूल का बी मॉलिक्यूल के ऊपर लगाया गया फोर्स कितना है। ठीक है, अब हम पता करेंगे ऑयल के अंदर। एयर के अलावा जितने भी मीडियम है, चाहे वो ऑयल हो चाहे वो वाटर हो, अगर एयर के अलावा किसी भी मीडियम के अंदर हमें फोर्स का पता करना है, फोर्स की कैलकुलेशन करनी है, तो वहाँ एक चीज और लगेगी या फिर एक फैक्टर और लगेगा, इसका नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान जो है हमें याद करना होगा। वाटर के अंदर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान होता है वो होता है 80, और ऑयल के अंदर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान होता है 40। ठीक है, अब हम देखते हैं अगर एयर के अलावा, एयर के अंदर हमने देखा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। एयर के अलावा अगर हमें ऑयल के अंदर फोर्स का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे? फोर्स इन एयर अपॉन डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ऑयल। ठीक है, अगर हमें वाटर के अंदर फोर्स का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे? फोर्स इन एयर अपॉन डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एयर के अंदर हमने कैलकुलेट किया है कि जो वाटर जो 80 है, फोर्स का मान मानते हैं 80, तो हम क्या करते हैं, एयर के अंदर फोर्स मिल गया हमको 80 और ऑयल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 40, तो हमें कितना मिलेगा? फोर्स अपॉन 2। सो F इक्वल टू सेम अगर हम यहाँ देखते हैं तो 80 अपॉन 80, तो हमें F का कितना मिलेगा? 1। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड एयर के अंदर 80 फोर्स रख रहा था, मतलब उसके अंदर उसकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ थी वो 80 थी, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो ऑयल के अंदर हो गई है 2 और वाटर के अंदर हो गई 1। तो इसका मतलब जो होता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड जो होता है वो वाटर के अंदर वीकेस्ट होता है। दैट मीन्स वाटर के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होता है वो बहुत कमजोर हो जाएगा बिकॉज ऑफ देयर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, और प्रॉब्लम इसमें ठीक है। अब हम आते हैं हमारे सेकंड फोर्स के ऊपर। दूसरा फोर्स होता था हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरी कोवेलेंट नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग की हमारी हाइड्रोजन। ना हाइड्रोजन बॉन्ड जाने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव फोर्स क्या होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है टेंडेंसी टू पुल द इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स कोई मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल H2O, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कि टेंडेंसी टू पुल द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या है, ये दोनों से बॉन्ड बना के रखा है, तो ऑक्सीजन के पास क्या होता है? ऑक्सीजन है हाई इलेक्ट्रो ऑक्सीजन के ऊपर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। दैट मींस ऑक्सीजन एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का मतलब है कि कोई एटम कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को पुल कर पा रहा है। दैट मींस ये जो ऑक्सीजन है ये
इसके हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को भी अपने तरफ पुल कर लेता है, लेगा नहीं पूरी तरीके से लेकिन अपनी तरफ खींच के रखेगा, हाइड्रोजन को लेने नहीं देगा। तो इस तरीके से इसके ऊपर हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव जो है पोलर मॉलिक्यूल्स की निशानी है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, एटम्स का अपने बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ पुल करके रखना, इट्स कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतना ज़्यादा पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा, और जो जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतना ज़्यादा पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो और जब ये जो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव जो एटम्स है जब हम उससे बॉन्ड बनाएंगे तो जो मॉलिक्यूल बनेगा वो मॉलिक्यूल कहलाएगा पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये पोलर मॉलिक्यूल हो गया। अब जो बायो मॉलिक्यूल्स है दैट मींस कि जो हमारी बॉडी के अंदर काम आने वाले, जो सेल के अंदर काम आने वाले जो दो मेन मॉलिक्यूल्स हैं वो पोलर मॉलिक्यूल्स वो हैं NH और OH। ये दो ही मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट देखने को मिलेगा, और ये दो ही मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो कि पोलर कहलाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखेगा, और जब वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा दूसरे एटम्स के जिससे उसने बॉन्ड बना रखा है उसके एटम्स को, तो वो हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव। और जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो कम खींच नहीं पाएगा इलेक्ट्रॉन्स को, और जब वो खींच नहीं पाएगा तो उसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। अब जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर ही बनते हैं। फॉर एग्जांपल HOH ये वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, और एक और वाटर मॉलिक्यूल है यहाँ पर HOH। अब ऑक्सीजन जो है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को भी तरफ खींच के लेगा, तो इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। सेम यहीं पर हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। तो ये जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इस ऑक्सीजन का पार्शियल नेगेटिव चार्ज आपस में बॉन्डिंग करेंगे, ये बॉन्डिंग कहलाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की कुछ शर्तें हैं, जब तक एक एटम इन शर्तों को पूरा नहीं करता तब तक वो एटम हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता, ठीक है। अब ये शर्तें क्या है, ये शर्तें क्या है। पहली शर्त है कि हाइड्रोजन होना चाहिए, हाइड्रोजन इज नेसेसरी। अब जिस बॉन्ड का नाम ही हाइड्रोजन बॉन्ड हो उसका तो हाइड्रोजन होना पक्का बनता है, जिसका नाम हाइड्रोजन बॉन्ड है दैट हाइड्रोजन तो होना चाहिए ना, तभी जाकर बॉन्ड बना पाएगा। दूसरा क्या है, हाइड्रोजन जो है वो सैंडविच होना चाहिए बिटवीन टू हाई इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम्स, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, सैंडविच होना चाहिए दो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में। तो ये रहा एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ये रहा दूसरा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो हमने दूसरी कंडीशन भी कंफर्म कर ली कि हाइड्रोजन दो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में सैंडविच होना चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए। आपने सैंडविच देखा होगा, सैंडविच के जब हम टॉपिक्स डालते हैं बीच में तो आलू, तो आलू की स्लाइसेस, प्याज और टमाटर ये सब बीच में रखते हैं और दोनों साइड से सैंडविच को कवर कर देते हैं ब्रेड से। तो
यहाँ पर ब्रेड आप समझो कि ऑक्सीजन है, दैट मीन्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और बीच का जो मसाला है हमारा, चाहे वो प्याज हो या फिर टमाटर हो, वो है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है वो सैंडविच होना चाहिए दो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में। तीसरा कि हाइड्रोजन बॉन्ड की जो ओरिएंटेशन है, हाइड्रोजन बॉन्ड की ओरिएंटेशन होनी चाहिए 180 डिग्री। ठीक है, तो देखते हैं क्या करता है नहीं करता। ये रही हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड और उसके कोवलेंट बॉन्ड के बीच में कितने डिग्री का बॉन्ड बन रहा है, 180 डिग्री का। तो ये 180 डिग्री को भी कंफर्म कर रहा है कि 180 डिग्री होना चाहिए। चौथा क्या है इसका, चौथे पॉइंट के अंदर बताता है कि दो के हाइड्रोजन एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में 2.8 2.8 नैनोमीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें हाइड्रोजन चाहिए, हाइड्रोजन सैंडविच होना चाहिए। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में हाइड्रोजन जो है उसको 180 डिग्री का बॉन्ड होना चाहिए, दैट मींस उसका ओरिएंटेशन जो है, हाइड्रोजन जब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हो उस टाइप पर हाइड्रोजन बॉन्ड और जो उसका डोनर है उसके बीच में 180 डिग्री का एंगल होना चाहिए, तब जाकर हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेब्लिश होगा। और दो एटम्स के बीच में जब 2.8 नैनोमीटर की डिस्टेंस है वो आएगी, मतलब इतना पास में 2.8 नैनोमीटर जब वो पास में आ जाएंगे, ठीक है, 2.8 नैनोमीटर जब वो पास में आ जाएंगे तब जाकर वो बॉन्ड बना पाएंगे, और इतने करीब आने के बाद में ही वो बॉन्ड बना पाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो डीएनए होता है, इस डीएनए के अंदर जो बेस पेयर्स होते हैं वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही करते हैं। फॉर एग्जांपल ए जो है थाइमिन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा और गुआनिन जो है वो साइटोसिन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, तो ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। अब नेक्स्ट बॉन्ड हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट बॉन्ड पढ़ता है। और नेक्स्ट बॉन्ड कौन सा था हमारा, तीसरा था हाइड्रोफोबिक। अब तीसरा बॉन्ड जो है हमारा वो है हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। अब ये हाइड्रोफोबिक बॉन्ड क्या होता है, अगर यहां आपने इसकी टर्न को तोड़ दिया और टर्न को तोड़कर आपने सीधे नहीं बता दिया कि जो वाटर को रिपेल करे वो हाइड्रोफोबिक बॉन्ड है। बहुत सारे लोग अब तक भी यही पढ़ा रहे हैं कि हाइड्रोफोबिक फोर्स जो होता है वो वाटर रिपेलेशन फोर्स होता है, बट हाइड्रोफोबिक फोर्स रियल में क्या है, हाइड्रोफोबिक फोर्स हम कैसे बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक ट्यूब है, उस ट्यूब के अंदर वाटर भरा है, ठीक है, अब इस ट्यूब के अंदर हमने क्या किया, एक ऑयल की ड्रॉप डाल दी पड़ी। अब ऑयल की ड्रॉप में डाल दी, डालने के बाद में इसको ऊपर से बंद किया और बंद करने के बाद हमने इसको शेक किया, ऐसे ऐसे इसको शेक कर दिया। शेक करने के बाद हम ट्यूब में देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, ट्यूब के अंदर हमें दिखता है कि जो ऑयल की जो ड्रॉप थी वो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स के रूप में डिवाइड हो गई है। शेक करने के बाद हम देखते हैं कि वाटर के अंदर ट्यूब की जो ड्रॉप थी बड़ी वाली वो ऐसे
लेंथ से डिवाइड हो जाएंगे। अब क्या करते हैं, इस ट्यूब को स्टेबल छोड़ देते हैं। स्टेबल छोड़ने के बाद क्या होगा, जैसे इस ट्यूब को हमने स्टेबल छोड़ दिया, स्टेबल छोड़ने से देखिए थोड़े टाइम बाद जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं वो पास पास आने लगते हैं, और जब लिपिड मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे तो वापस से क्या बता देते हैं, आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद हम देखते हैं तो वाटर के अंदर जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं वो वापस में पास पास आ जाते हैं और एक बड़ी ड्रॉपलेट बना देते हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि पॉजिटिव नेगेटिव आपस में बॉन्ड बनाए, आपस में अट्रैक्ट करें, आपस में अट्रैक्ट करें एक दूसरे को, वो चलता है, ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल्स को चलो ठीक है, अगर उनके ऊपर हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है वो किसी चार्ज के साथ इंटरेक्ट करे वो भी चलता है। बट लिपिड जो है वो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, जैसा कि हमने क्लास 1 के अंदर पढ़ा था कि लिपिड न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। अब ऑलवेज हमें पता है कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पोलर के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमेशा पोलर के साथ में इंटरेक्शन शो करेंगे। चार्ज जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर जो आयंस होते हैं वो हमेशा चार्ज के साथ में शो करेंगे इंटरेक्शन, और लिपिड या फिर जो न्यूट्रल है वो न्यूट्रल के अंदर, न्यूट्रल के साथ में ही इंटरेक्शन शो करेंगे। दैट मीन्स कि यहां पर जो वाटर है वो है पोलर, और यहां पर जो लिपिड है या फिर जो ऑयल है वो है नॉन पोलर। तो एक पोलर मॉलिक्यूल कभी भी नॉन पोलर के साथ में इंटरेक्शन शो नहीं कर सकता, ना तो वो रिपेल करेगा ना वो अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि वो जानता ही नहीं है उसको। पोलर मॉलिक्यूल्स को जानेंगे, चार्ज जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो चार्ज मॉलिक्यूल्स को जानेंगे। वो नेगेटिव है, नेगेटिव को रिपेल करेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव के पास पॉजिटिव होगा तो उसको अट्रैक्ट करेगा। लेकिन एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिसको चार्ज के बारे में कुछ सेंस ही नहीं है, वो तो बस अपने जैसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स को जानता है, उसे बाकी से मतलब ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है तो तुम उसको वाटर के अंदर डाल रहे हो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वाटर कितना है, वो डला हुआ है उसे फर्क नहीं पड़ेगा कि उसके आसपास वाटर पड़ा है, उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसके आसपास वाटर है, क्योंकि वो उससे इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा, ना वो उसको रिपेल कर सकता है ना वो उसको अट्रैक्ट कर सकता है। तो लिपिड जो है जब वो अलग अलग हो चुके शेक करने से, शेक करने पर तुमने फोर्स लगाया है जिससे कि वो मॉलिक्यूल्स के अंदर बॉन्ड टूटे और वो अलग अलग हो गए, लेकिन वो वापस कैसे आ गए? वो मीडियम वाटर के अंदर है, और वाटर से अगर वो वाटर से इंटरेक्ट करते हैं, वाटर को रिपेल करते हैं, जैसे कि नॉर्मली बताया जाता है हाइड्रोफोबिक फोर्स के बारे में कि लिपिड मॉलिक्यूल्स वाटर को रिपेल करते हैं, और रिपेल करके जैसे वाटर मॉलिक्यूल दूर हो गए तो लिपिड्स वापस पास में आ गए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि वो न्यूट्रल है, उसे पता ही नहीं है कि क्या पोलर क्या चार्ज हो, वो ना पोलर मॉलिक्यूल को रिपेल कर सकता है, वो ना पोलर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर सकता है। तो फिर कैसे हो गया ये? तो देखते हैं, समझते हैं कैसे हुआ। फॉर एग्जाम्पल चारों तरफ वाटर है, और ये हमारा लिपिड मॉलिक्यूल। ठीक है, और दूसरी बात, वाटर तभी ओरिएंटेड होगा, दैट मींस कि वाटर तभी ओरिएंट होगा जब उसके चारों तरफ कोई चार्ज मॉलिक्यूल हो। ठीक है, ओरिएंटेशन जो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ही एक एग्जांपल है। मतलब अगर वहां पर Na+ होगा, दैट मींस कि अगर यहाँ पर Na+ है,
कि जब लिपिड मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड ना तो फॉर्मेशन कर पाएगा, ना वो पॉजिटिव को जानता है, ना वो नेगेटिव को जानता है, ना वो पोलर को जानता है, ना वो नॉन पोलर को जानता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता और यहाँ पॉजिटिव होता तो ओरिएंटेशन मिलता, इट मींस कि ऑक्सीजन। ठीक है, इस तरीके से ओरिएंटेशन मिलता। और अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कोई होता तो उसको मिलता हाइड्रोजन की साइड से। बट यहाँ ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, तो यहाँ पर कोई ओरिएंटेशन भी नहीं है परफेक्टली अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करके रहेगा, और अगर कोई पर्टिकुलर नेगेटिव चार्ज है तो हाइड्रोजन इस तरफ मूव करके रहेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल खड़ा है जिसे ये भी नहीं पता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल खड़ा है जिसे ये भी नहीं पता कि मेरे आसपास वाटर मॉलिक्यूल है या नहीं, एग्जिस्ट भी करते हैं नहीं करते। ठीक है, तो ऐसा कैसे हो गया? तो ऐसा हुआ कैसे कि चलो मान लिया, मैंने लिपिड से पूछा कि यार जब तू जानता ही नहीं है कि तेरे आसपास वाटर खड़ा है, तू जानता ही नहीं है तेरे आसपास कोई पोलर मॉलिक्यूल है या फिर कोई पॉजिटिव मॉलिक्यूल या फिर कोई नेगेटिव मॉलिक्यूल, तू जानता ही नहीं है, तो फिर ऐसा कैसे हो गया कि तू पास आ गया? तो बोले सर कि माना मैं वाटर को रिपेल नहीं कर सकता, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स को आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर ही सकते हैं ना। वाटर मॉलिक्यूल जो अभी अनओरिएंटेड है, जो अभी दोनों लिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच में है, वो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेंगे। तो मैंने बोला हाँ यार बात तो सही है। तो अब जब वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेंगे तो कैसे होगा? अब जब आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेंगे तो बीच के जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरीके से एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन के अंदर आ जाएंगे, और एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन के अंदर आकर जैसे ही वो आ जाएंगे तो इसके बीच के जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट थे या बीच के जो वाटर मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट थे, अब बीच में क्या हो गया? अब बीच में आ गया है वैक्यूम। फॉर एग्जांपल एक मीडियम है, उस मीडियम के अंदर लिपिड मॉलिक्यूल्स पड़े हैं और लिपिड मॉलिक्यूल्स के चारों तरफ वाटर है, तो अभी तो वो पास में नहीं आ पाएंगे। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि वाटर मॉलिक्यूल्स अपने तरफ से खुद के लिए लिपिड मॉलिक्यूल्स को छोड़कर और आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लें, तो बीच की जो जगह है वो खाली होगी। अब जब बीच की जगह खाली होगी उसके अंदर वैक्यूम आ गया, तो जब वैक्यूम आया है बीच में, तो वैक्यूम आने से क्या होगा? वैक्यूम आने से होगा कि जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, अब कहीं भी अगर आप वैक्यूम लगा दो, फॉर एग्जांपल कि अगर स्पेस में है, स्पेस में अगर वैक्यूम है बहुत बड़ा, तो उस वैक्यूम के अंदर क्या होगा कि अगर दो लोग हैं तो आपस में चिपक जाएंगे। वैक्यूम के अंदर क्या होता है कि जब भी दो मॉलिक्यूल्स अगर वैक्यूम के अंदर पहुंच गए तो वैक्यूम के अंदर आने से ये मॉलिक्यूल्स आपस में मूव करेंगे, और अब इनके बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स हट चुका है। अब ये आपस में एक दूसरे को जानते हैं, तो एक दूसरे को जब जाने लग जाएंगे, जब मीडियम हट जाएगा और वैक्यूम आ जाएगा, तो ये जो बॉन्डिंग है ये बॉन्डिंग हो जाएगी और ये बना लेंगे एक बड़ी वापस से लिपिड ड्रॉप। तो एक्चुअल में हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग क्या है? एक्चुअल में जो हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग है वो वाटर रिपेलेंट तो हो नहीं सकती। तो वाटर रिपेलेंट जब हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग नहीं है, एक्चुअल में क्या है? टेंडेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म अ बिगर केज। That means
कि कोई लिपिड मॉलिक्यूल कभी भी वाटर में रिपेयर नहीं कर रहा, बस वाटर मॉलिक्यूल खुद ही अपने आसपास के जो वाटर मॉलिक्यूल्स है अलग H2 जो है उनसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर देगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो फॉर्म करने से मतलब केज बड़ा हो जाएगा, और जब केज बड़ा हो गया तो बीच में क्या होगा, वैक्यूम जनरेट हो जाएगा। वैक्यूम जनरेट होने से दो लिपिड मॉलिक्यूल्स पास में आएंगे और बॉन्ड बना देंगे। तो हमेशा हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग के लिए क्या जरूरी है, हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग जो है उसके लिए ऑलवेज नीड वाटर। दैट मीन्स वाटर जरूरी है हमेशा और हमेशा हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग के लिए, लेकिन हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग कभी भी वाटर रिपेलेंट नहीं होगी। हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग कभी वाटर रिपेलेंट नहीं होगी, लेकिन वाटर जरूरी है। अगर वाटर नहीं होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो वो केज बड़ा नहीं होगा, और जब वो केज बड़ा नहीं होगा तो वैक्यूम नहीं बनेगा, और वैक्यूम नहीं बनेगा तो हाइड्रोफोबिक फोर्स लग ही नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने हाइड्रोफोबिक फोर्स पढ़ लिया। अब हमारा लास्ट जो बॉन्ड बचा है वो है वॉन-डेर वाल। तो वॉन-डेर वाल बॉन्ड क्या होता है? तो अभी हमने पढ़ा हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। वॉन-डेर वाल बॉन्ड के अंदर क्या है कि एक एटम है, उसका न्यूक्लियस है, और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा एटम जिसके ऊपर जो इसका न्यूक्लियस और जो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें ये अपने अपने स्टेट के अंदर है। अब यहाँ दो फोर्स काम करेंगे। पहला फोर्स क्या है? पहला फोर्स है इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, दैट मींस प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बीच लगेगा रिपेलेशन फोर्स, और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच लगेगा अट्रैक्शन फोर्स। अब यहाँ न्यूक्लियस अपने वाले इलेक्ट्रॉन की तो अट्रैक्शन फोर्स शो करेगा, लेकिन यहाँ न्यूक्लियस क्या करेगा, जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसके इलेक्ट्रॉन के ऊपर नजर डालेगा, और उन दूसरे मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन के ऊपर, एटम्स के इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये अट्रैक्शन फोर्स करेगा। और ये जो अट्रैक्शन है उससे बहुत सारे एटम्स आपस में जुड़ेंगे और एक मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो गोल्ड का जो होता है, गोल्ड जो होता है हमारा, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, वो वॉन-डेर वाल फोर्स शो करेगा। या फिर जो ऑयल है, अगर हम ऑयल की बात करें या हीटर की बात करें, तो अगर ऑयल को हम, एक तो हमने पढ़ लिया हाइड्रोफोबिक फोर्स कि अगर ऑयल वाटर के अंदर है तो वो शो करेगा हाइड्रोफोबिक फोर्स। और अगर ऑयल बाहर है तो मींस वो एयर के अंदर है, तो एयर के अंदर भी तो ऑयल एक लिक्विड फॉर्म में रहता है, एयर के अंदर भी जो ऑयल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में चिपक के रहते हैं, तो एयर के अंदर जो ऑयल के अंदर जो फोर्स लग रहा है वो है वॉन-डेर वाल फोर्स। ठीक है, तो हमने बॉन्ड्स पढ़ लिए, बॉन्ड्स हमारे कंप्लीट हो गए, कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब हम कल पढ़ेंगे एफिनिटी, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा हुआ है एफिनिटी, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे हमारे पहले टेक्निक से, जिसका नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, फिर धीरे धीरे करते करते हमारी फुल टेक्निक करेंगे। गॉट इट? तो फिर कल मिलते हैं, अच्छे से रिवाइज करके आना सारे के सारे।